Hello and welcome to our YouTube channel Bayan Legal Awareness. Friends, today we will discuss section 17 of Indian Evidence Act 1872. फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम जानेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन. स्वीकृति की परिभाषा क्या है ये हम जानेंगे, और स्वीकृति से जुड़े हुए जो बेसिक चीज़ें हैं स्वीकृति के संबंध में, इसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में और मेंस में दोनों में इस सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं. और जो एडवोकेट्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जानना, ये सेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, सिविल केसों में भी और क्रिमिनल केसों में भी. क्योंकि जो सेक्शन 17 है, ये जो डेफिनेशन बताता है वो सिविल मैटरों से भी रिलेटेड है और क्रिमिनल मैटरों से भी रिलेटेड है. तो फ्रेंड्स, जो स्वीकृतियाँ होती हैं वो क्रिमिनल मैटर में भी होती हैं और सिविल मैटर में भी होती हैं. सिविल मैटर में भी होती हैं और क्रिमिनल मैटर में भी होती हैं. जब स्वीकृतियाँ, जो एडमिशन हैं, वो सिविल मैटर में होती हैं, सूट्स में होती हैं, तो इन्हें एडमिशन ही कहते हैं. इसे, जो इसका नाम है एडमिशन, उसी नाम से इसे जाना जाता है इन दी सिविल सूट्स, इन सिविल केसेस. तो फ्रेंड्स, और यदि क्रिमिनल केस है जैसे कि मर्डर का या फिर चोरी का, तो इस प्रकार के जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें अगर एडमिशन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर इसी एडमिशन का नाम बदल दिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड कन्फेशन. उसे संस्वीकृति कहा जाता है, कन्फेशन कहा जाता है. तो यही यहाँ पर यही इन दोनों में डिफरेंस है, और दोनों में सेम डेफिनेशन लागू होती है, इम्प्लीमेंट होती है दोनों में, एडमिशन में भी और कन्फेशन में भी. दोनों में डेफिनेशन जो सेक्शन 17 जो डेफिनेशन देती है एडमिशन की, वही दोनों पर लागू होती है, क्रिमिनल कन्फेशन में या फिर सिविल एडमिशन्स में. तो फ्रेंड्स, ये इसके बारे में जानना सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जो सेक्शन जो सिविल से संबंधित, मतलब एडमिशन से संबंधित जो स्वीकृतियां हैं, उनके बारे में बताया गया है सेक्शन 17 से सेक्शन 23 तक. सेक्शन 17 से सेक्शन 23 तक. और जो क्रिमिनल केस में, मतलब कि कन्फेशन से रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो है सेक्शन 24 to 30. सेक्शन 24 से 30 तक इट इज़ रिगार्डिंग कन्फेशन. तो ये हम इसकी बेसिक चीज़ें, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो बुक्स में दिया गया है, सेक्शंस का जो स्ट्रक्चर है, वो हमने समझ लिया कि जो सेक्शन 17 से 23 तक है, इट इज़ about the admission, और सेक्शन 24 to सेक्शन 30 सेक्शन 24 to सेक्शन 30 इट इज़ रिगार्डिंग कन्फेशन. तो ये पहली बात हमने इसके बारे में, मुख्य बात हमने जान ली. तो ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया. तो स्वीकृति के बारे में है, जो ये परिभाषा है, इस परिभाषा को भी हम देखेंगे इस सेक्शन में. जो बेयर एक्ट के में जो लैंग्वेज दी गई है, उसको हम बिल्कुल एक एक शब्द को तोड़ के, बिल्कुल पार्ट्स में करके, बिल्कुल क्लियरली खोल के, एकदम ओपन करके पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके संबंध में हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं. इसके संबंध में हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे. तो इसमें पहला उदाहरण है कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है. तो बी व्यक्ति ए व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लेता है, कुछ रुपए उधार लेता है.
तो उसका रुपये लौटाता नहीं है। तो ए क्या करता है, बी के अगेंस्ट, जिसने रुपये उधार लिया है उसके अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल करता है कि इसने मेरा मुझसे ऋण लिया था और मुझसे ऋण का रुपया उसे नहीं लौटाया है, तो ऋण को वसूल करने के लिए एक सिविल सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि फैक्ट एंड इशू ये बन जाता है कि जो मुद्दे का विषय है वो ये बन जाता है कि व्यक्ति ने, जो बी व्यक्ति है, उसने ऋण लिया था या नहीं लिया था। तो यहाँ पर उसने कि डेब्ट लिया था या नहीं लिया था। तो यहाँ पर जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति जो अपने कारोबार के अनुक्रम में, मतलब कि कोर्स ऑफ बिजनेस, वो अपना जो धंधा करता था उसके संबंध में बुक्स ऑफ अकाउंट रखता था। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बही खाता, एक अपनी बही खाता की बुक रखता था। उसमें उसने एक एंट्री, उसमें वो एंट्री करता रहता था। उसमें एक एंट्री थी कि उसने ए व्यक्ति से ऋण लिया था। तो उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट थी, बही खाता था, उसमें ये लिखा था कि उसने ए व्यक्ति से ऋण लिया था। तो ये उसके अगेंस्ट क्या थी, स्वीकृति। तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट ये रेलिवेंट फैक्ट था, क्योंकि ये उसकी स्वीकृति वो उसी के अगेंस्ट थी कि उसने ऋण लिया था, बी के अगेंस्ट थी और बी का एडमिशन था। तो इस प्रकार से एडमिशन होता है। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आई, जो एडमिशन होता है, जो एडमिशन या कन्फेशन होता है, वो हमेशा जो व्यक्ति ये करता है बोलकर, लिखकर या फिर डॉक्यूमेंट्स में, जो कि हमने डॉक्यूमेंट्स का ये उदाहरण देखा, वो उस व्यक्ति के विरुद्ध होता है। मतलब कि कन्फेशन या एडमिशन करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट होता है हमेशा। जो स्वीकृति होती है, स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध होती है हमेशा। लेकिन इसके सिर्फ 3 एक्सेप्शन हैं, वो सेक्शन 21 में बताए गए हैं। वो आप देख सकते हैं या हमारी आने वाली वीडियो में हम उसको उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम यही जान लेते हैं कि जो सामान्य नियम है, जनरल जो प्रिंसिपल है, वो यही है, जो स्वीकृति है या संस्वीकृति है, वो इट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द पर्सन हु मेड द कन्फेशन या हु मेड एडमिशन। तो इसे करने वाले के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध हमेशा ये होती है। सिर्फ इसके 3 एक्सेप्शन हैं जो सेक्शन 21 में बताए गए हैं। उस एक्सेप्शनों के अनुसार ये उस व्यक्ति के समर्थन में भी हो सकती है, उस व्यक्ति के समर्थन में भी हो जाती है जो इन व्यक्ति को करता है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा जो व्यक्ति स्वीकृति करता है या संस्वीकृति करता है उसके अगेंस्ट ही होती है। तो ये हमने इसका सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने इसके बारे में जाना। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने जाना कि स्वीकृति, जो सेक्शन 17 में जो स्वीकृति के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है, ये क्रिमिनल केस पे भी लागू होती है और सिविल केस पर भी लागू होती है। और दूसरा पॉइंट हमने जाना कि स्वीकृति हमेशा उसको करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट ही होती है। ओनली 3 एक्सेप्शन इन सेक्शन 21, केवल 3 एक्सेप्शन है सेक्शन 21 में। और अब इसके बारे में हम एक उदाहरण और देखते हैं। एक एक्यूज्ड था, उसकी चोटों का मेडिकल हुआ और मेडिकल जिस डॉक्टर ने किया उस डॉक्टर से उसने बताया कि मुझे ये चोटें क्यों लगी थी। तो यहाँ पर ये भी क्या है, स्वीकृति है, क्योंकि उसने बताया कि क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था। तो यहाँ पर भी स्वीकृति है उस ऑफेंस के बारे में, ठीक है, जिसका ट्रायल चल रहा है। तो ये होती है, ये हमने उदाहरण देखा। तो स्वीकृति जो हम सामान्य शब्दों में समझते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कथन को स्वीकार कर लेता है, लगभग वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम यहाँ पर इन एग्जाम्पलों के जरिए क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं जो डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन जो डिफाइंड किया गया है सेक्शन 17 में, वो हम अब देख लेते हैं।
तो यहाँ बता गया एन एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट। जो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है स्टेटमेंट की डेफिनेशन के रिगार्डिंग, कि स्टेटमेंट की जो एडमिशन होता है, एडमिशन एक स्टेटमेंट मतलब कि कथन होता है, एक कथन होता है। ये कथन कैसा हो सकता है? ये ओरल भी हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, या फिर कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है। क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का युग है, इसलिए 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडमेंट, इसके ज़रिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के ज़रिए भी कन्फेशन या एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो एडमिशन है वो एक स्टेटमेंट होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट जो कि इट मे बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये 3 तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम इसके उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे कि जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि जो एक्यूज्ड ने अपने डॉक्टर को बताया, अपना जो मेडिकल हो कर रहा था जो डॉक्टर, कि मैंने क्या अपराध किया उसके बारे में बता रहा है, कैसे मुझे चोट लगी। तो ये क्या हो गया? ओरल उसका कन्फेशन हो गया। तो यहाँ पर ओरल कन्फेशन या एडमिशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो ये डेफिनेशन है, जो ये हमें याद रखना है कि कन्फेशन और एडमिशन दोनों पर लागू होती है। तो जब आप कन्फेशन की बात करें तो एडमिशन की जगह यहाँ पर कन्फेशन शब्द को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर उसको प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब यहाँ पर जब भी आप पढ़ें तो कन्फेशन शब्द का यूज़ करके इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये एडमिशन और कन्फेशन दोनों की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हम जो चल रहे थे, एन एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट ओरल डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ओरल का हमने देखा एग्जाम्पल, और देख लेते हैं ओरल का। यदि व्यक्ति बोलने में असमर्थ है और ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, वो जेस्चर करके व्यक्ति से पूछा जाता है कि किसने तुम्हारा मर्डर किया, तो वो उस व्यक्ति की ओर इशारा करता है। इट इज़ अ ओरल कन्फेशन। तो ये भी ओरल माना जाता है क्योंकि व्यक्ति इज इनकेपेबल टू सेइंग एनी वर्ड्स, ओनली ही कैन कन्वे बाय हिज जेस्चर। वो अपने जेस्चर के जरिए ही बता सकता है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा कि उसने मर्डर के विषय में बताया कि मेरा मर्डर किसने कहा था, ये सेक्शन 21 के एक एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के समर्थन में है। और जो कन्फेशन होता है, एडमिशन होता है, वो व्यक्ति के समर्थन में नहीं। जनरल प्रिंसिपल ये है कि व्यक्ति के समर्थन में नहीं होता, लेकिन इस एग्जाम्पल में व्यक्ति के समर्थन में है कि मेरा मर्डर इसने किया है, क्योंकि वो सेक्शन 21 के एक्सेप्शन में आता है। तो ये ओरल एडमिशन का 2 उदाहरण हमने देख लिए। तो अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्री का मतलब किसी दस्तावेज में, जैसा कि उसका बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसा कि हमने ये देखा था, उसने अपने बही खाते में ये लिखा था कि मैंने ऋण लिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? उसकी स्वीकृति, उसके एडमिशन को दर्शा रहा है, उसके एडमिशन को बता रहा है। तो ये और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में उसने सेव किया है, कंप्यूटर में कोई प्रमाणित कोई सर्टिफाइड कोई प्रमाणित कोई डाटा है वो, जिसमें कि उसने एडमिशन का कथन किया है। इट इज़ अ रेलिवेंट। तो ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये है विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस। तो जो स्टेटमेंट है, जो ऐसा स्टेटमेंट है ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऐसा स्टेटमेंट क्या करता है? विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, कोई अनुमान इंगित करता है, कोई अनुमान इंगित करता है। किसके लिए अनुमान इंगित करता है? जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है। विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी इशू, एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जो कि किसी फैक्ट इन इशू या और रेलिवेंट फैक्ट के विषय में
इन्फ्रेंस करता है, सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, कोई अनुमान सजेस्ट करता है, अनुमान इंगित करता है। मतलब कि जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि जो हमने देखा कि ऋण वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा कि ए और ए बी पर ये सिविल सूट लाता है कि उसने बी व्यक्ति ने उससे ऋण लिया था और ऋण को उसने वापस नहीं किया था, ऋण ए व्यक्ति ऋण वसूल करने के लिए वाद लाता है। तो यहाँ पर जो फैक्ट एंड इशू था, वैसे फैक्ट एंड इशू की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 3 में दी गई है, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में बता देते हैं कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है। डिस्प्यूटेड, जो पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूटेड पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं फैक्ट एंड इशू। तो यहाँ पर कि उसने ऋण लिया था या नहीं लिया था, तो ये क्या है, फैक्ट एंड इशू है, वेदर कि उसने ऋण लिया था या नहीं लिया था, ये फैक्ट एंड इशू है। तो इसके बारे में अनुमान तो यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे कथन जो कि ये अनुमान इंगित कर रहे हैं, सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू कि उसने ऋण लिया था या नहीं लिया था। मतलब कि जो उसने बही खाते में लिखा था वो फैक्ट रेलिवेंट सेक्शन 17 के अंतर्गत एज आ एडमिशन इसीलिए है क्योंकि उसने जो बही खाते में लिखा था कि मैंने ऋण लिया था, वो ये अनुमान इंगित कर रहे हैं, वो इन्फ्रेंस कर रहे हैं कि व्यक्ति ने ऋण लिया था और वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं और ऐसी परिस्थितियों में किए गए हैं जो अतिस्मिन पश्चात, विच इज मेड बाय स्टेटमेंट विच इज मेड बाय एनी पर्सन्स और अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। तो यहाँ पर जो सेक्शन 18 से 30 में जो सेक्शन के बाद में जो बताए गए हैं, हेयर इन आफ्टर का मतलब है सेक्शन 18 से 30 तक जो परिस्थितियाँ बताई गई हैं, सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं और जो पर्सन्स, व्यक्ति बताए गए हैं, जो व्यक्ति बताए गए उनके द्वारा किए जाने चाहिए। जो 18 से 30 के बीच में जो व्यक्ति हैं और जो परिस्थितियाँ उन व्यक्तियों के द्वारा किए जाने चाहिए और उन सर्कमस्टांसेस में ही किए जाने चाहिए, अन्यथा वो एडमिशन नहीं होंगे। तो उन्हीं परिस्थितियों में और उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किए जाने चाहिए जो सेक्शन 18 से 30 में परिस्थितियाँ और व्यक्ति बताए गए हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 17 की डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 17, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 दीज 4 एसेंशियल्स ऑफ एन एडमिशन। तो यहाँ पर इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। द स्टेटमेंट, पहला है स्टेटमेंट जो कि ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ये हमने इसका पूरा डिटेल में देख चुके हैं। और दूसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट है द स्टेटमेंट शुड बी सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। जो स्टेटमेंट्स दिया गया है, जो कथन है, जो ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ऐसा जो स्टेटमेंट है वो क्या करना चाहिए, इन्फ्रेंस किसके बारे में अनुमान इंगित करना चाहिए, फैक्ट एंड इशू के बारे में और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट एंड इशू क्या होता है उसके बारे में हमने शॉर्ट में देखा और सेक्शन 3 में बताया गया है कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है। उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, हमारी जो पहले की वीडियो है वो देख सकते हैं। और रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, तो सेक्शन 5 टू सेक्शन 55 में, सेक्शन 5 से 55 के बीच में जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो रेलिवेंट फैक्ट हैं। उनके बारे में कोई अनुमान इंगित करता है वो कथन भी रेलिवेंट होंगे। तो ये इसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है जो कि फैक्ट एंड इशू के बारे में, मतलब कि सेक्शन 3 में जो फैक्ट एंड इशू की परिभाषा दी गई है उसमें जो फैक्ट एंड इशू बताए गए हैं, फैक्ट एंड इशू क्या होता है उसमें ये बताया गया है। तो फैक्ट एंड इशू के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, मतलब सेक्शन 5 से 55 के बीच में जो फैक्ट बताए गए हैं उनके बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो, सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस
एज टू फैक्ट एन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। और तीसरा है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट शुड बी मेड बाय एनी पर्सन मेंशन्ड हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। तो मतलब कि जो जो व्यक्तियों द्वारा, मतलब कि जो सेक्शन 18 में, 19 में, 20 में जो व्यक्ति बताए गए उन व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और द स्टेटमेंट शुड बी मेड अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो जो जो किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, फोर्थ इसका जो इसेंशियल एलिमेंट है वो जो कि जो सेक्शन 18 से 30 के बीच में जो परिस्थितियां बताई गई हैं उन परिस्थितियों के अंतर्गत करना चाहिए। तो उन व्यक्तियों और परिस्थितियों के अंतर्गत करना चाहिए जो 18 से 30 में बताई गई हैं। तो ये इसके इसेंशियल एलिमेंट हो गए। तो अब देख लेते हैं कि स्वीकृति कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वीकृति 2 प्रकार की होती हैं। पहली फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन, फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन, औपचारिक या न्यायिक स्वीकृति। तो जो न्यायालय में, जो न्यायालय के अंदर जो स्वीकृति की जाती हैं व्यक्ति के द्वारा, वो कहलाती हैं न्यायिक, मतलब जुडिशियल एडमिशन या फिर फॉर्मल एडमिशन। और दूसरा होता है इसका इनफॉर्मल या और कैजुअल एडमिशन, अनौपचारिक और आकस्मिक स्वीकृतियाँ। तो मतलब जो कि कोर्ट के बाहर की जाती हैं उन्हें कहते हैं इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था, उसने डॉक्टर को बताया कि जो एक्यूज्ड था उसने डॉक्टर को बताया कि उसे चोट क्यों लगी, उसने क्या झगड़ा किया था या चोरी करने का प्रयास किया था तब उसे चोट लगी। तो ये क्या था, एक्स्ट्रा जुडिशियल, कोर्ट के बाहर की गई स्वीकृति थी। तो इस जो सेकंड है अनौपचारिक स्वीकृति, इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी कहा जाता है। तो ये हमने समझ लिया इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं। तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति पर पॉइजन द्वारा, विष द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का एलिगेशन है, एक्यूजिशन है उस पर कि उसने विष देकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, तो यहाँ पर उसका ये कथन कि उसने मृत्यु से पहले वैसा ही पॉइजन खरीदा था, इट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। जब तक कि ये साबित ना कर दिया जाए कि उसने किसी अन्य कारण से, बाय द अदर रीज़न, फॉर द अदर रीज़न ही परचेज द पॉइजन, उसने किसी अन्य कारण से विष खरीदा था, ये जब तक ये साबित ना कर दिया जाए उसका कथन एज अ एडमिशन, एज अ कन्फेशन, इट इज़ अ रेलिवेंट। तो ऐसे एज अ कन्फेशन इट इज़ रेलिवेंट। तो यहाँ पर उसने बिल्कुल क्लियरली नहीं कहा है, उसने बिल्कुल एकदम ये नहीं कहा है कि मैंने विष के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, लेकिन उसने ऐसे तथ्यों को, ऐसे फैक्ट्सों को स्वीकार कर लिया गया अपने कथनों में, ऐसे स्वीकार कर लिया गया अपने कथनों द्वारा ऐसे तथ्यों को स्वीकार कर लिया है जो कि ये उसके कथन ये बिल्कुल इन्फ्रेंस कर रहे हैं, सजेस्ट इन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये अनुमान इंगित कर रहे हैं कि इसी ने मृत्यु कारित की होगी। तो इट इज़ अ रेलिवेंट एज अ एडमिशन। तो इसमें न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये आवश्यक नहीं है कि स्वीकृति तभी सुसंगत होगी जबकि पूर्ण रूप से दायित्व को स्वीकार कर ली जाए। मतलब कि पूर्ण रूप से दायित्व को स्वीकार कर लिया जाए तभी एडमिशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन 17 में लिखा गया है, सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट एन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो यहाँ पर अनुमान इंगित करे, तो यहाँ पर ये अनुमान इंगित कर रही है बात कि उसने विष खरीदा था, तो ये विष उसने मृत्यु कारित करने के लिए ही खरीदा होगा, क्योंकि उसका कोई और अन्य कारण उसने बताया नहीं। तो ये इट इज़ रेलिवेंट एज अ एडमिशन। तो यहाँ पर ऐसे कथन भी एज अ एडमिशन रेलिवेंट होते हैं जो कि पूर्णतः दायित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसके जो कथन हैं बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिल्कुल सजेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उसी के द्वारा मृत्यु कारित की गई है। इसके संबंध में एक और इम्पोर्टेंट केस है, ये है
परमेश्वरी बाई बनाम एम सिंधिया AIR 1981 का। इसमें न्यायाधीश महोदय द्वारा ये बताया गया कि जो स्वीकृति है, स्वीकृति स्पष्ट होनी चाहिए, अंतिम होनी चाहिए और कोई शक या अनिश्चितता नहीं रहना चाहिए, कोई शक और अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर व्यक्ति को सज़ा मिलती है, उसके अधिकार छीने जाते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल स्पष्ट और अंतिम होनी चाहिए। और इसमें कहा गया कि प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो एक्यूज्ड के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जो भिन्न भिन्न बातें की जाती हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके संबंध में उत्तर दिए जाते हैं, तो उनमें से कुछ बातों को जोड़कर, उनमें से भिन्न भिन्न बातों को जोड़कर, उनमें से जो अलग अलग बातें उसने कही, उनमें से अपने मन की बातों को जोड़कर स्वीकृति नहीं बनाई जा सकती। तो स्वीकृति अगर ऐसे बना ली जाएगी अपनी मर्जी की बातों को जोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ जस्टिस। तो स्वीकृति एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये बताया गया, क्योंकि यदि जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी के घर में ताला तोड़ा और उसने कन्फेशन में कहा कि व्यक्ति ने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि मैंने व्यक्ति के घर का ताला तोड़ा, अब मैंने व्यक्ति के घर का ताला ब्रेक किया। तो यहाँ पर उसने आगे कथनों में ये कहा कि मेरे कान पे पिस्टल लगाई गई थी, इसीलिए मैंने मजबूर अपनी मृत्यु के भय में ऐसा कार्य किया। तो अगर यदि बाद के पार्ट को हटा दिया जाएगा तो ये कन्फेशन बन जाएगा और ये उसको सज़ा के लिए दायित्व करेगा। लेकिन यदि बाद के कथन को देखें कि मेरे कान पे पिस्टल लगा दी गई थी इसलिए मैंने ताला तोड़ा, तो इट इज़ अंडर जनरल एक्सेप्शन, जो कि IPC में बताए गए हैं कि इस तरह का यदि व्यक्ति कार्य करता है अपने मृत्यु के भय में, इमीडिएट जो उसकी मृत्यु का भय होता है, तुरंत इमीडिएट जो उसकी मृत्यु का भय होता है उसके डर के कारण करता है, तो वो अपराध नहीं होती। तो इसके यहाँ पर वो अनर्थ हो जाएगा यदि उसे स्वीकृति मान लिया जाए उसका शुरू का ही जो स्टेटमेंट है उसको लेके। तो ये इसके बारे में बताई गई कि पूरे स्टेटमेंट को लिया जाना चाहिए और उसको तब देखना चाहिए। इसके बारे में और भी न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायालय को स्वीकृति के कथन के अंदर और बाहर दोनों की जांच कर लेनी चाहिए। किसी व्यक्ति को उसको कथनों से बाध्य करने से पहले देख लेना चाहिए कि व्यापक या स्पष्ट है, क्या ये बिल्कुल व्यापक और स्पष्ट है या नहीं। तो अब हम जान लेते हैं कि जो सेक्शन 17 में स्वीकृति बताई गई है या फिर कन्फेशन बताया गया वो क्यों रेलिवेंट है। तो इट इज़ रेलिवेंट बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पर्सन हु मेड कन्फेशन और एडमिशन। तो ये इसीलिए रेलिवेंट बनाई गई है सेक्शन के अंतर्गत क्योंकि जो व्यक्ति ये करता है करने वाले व्यक्ति के हित के विपरीत होती है। जो व्यक्ति कन्फेशन या एडमिशन कर रहा है उसके अगेंस्ट ये साक्ष्य होती है, इसीलिए इट इज़ रेलिवेंट कि कोई व्यक्ति अपने अगेंस्ट ही क्यों साक्ष्य देगा। इसका सबसे बड़ा यही कारण है, इसको रेलिवेंट माना गया है। अब इसके संबंध में हम देख लेते हैं कन्फेशन बाय कंडक्ट, एडमिशन बाय कंडक्ट। तो ये भी इसका पार्ट है कि आचरण द्वारा भी स्वीकृति हो सकती है। ये इम्प्लाइड है सेक्शन के अंतर्गत, जो ओरल, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हैं। तो इनका इम्प्लाइड है, ये एकदम इम्प्लाइड मतलब कि कुछ चीज़ें जो कही नहीं जाती अपने आप किसी सेक्शन में, उसको ध्यान से पढ़ने से या उसका इंटरप्रिटेशन करने से उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये इम्प्लाइड है कि आचरण द्वारा भी एडमिशन हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में पक्षकार का आचरण भी स्वीकृति का साक्ष्य बन सकता है। कभी कभी आचरण शब्दों से भी अधिक सत्यता दर्शाते हैं। एक उदाहरण, एक जो इसका केस है, ये है मोवियारिटी बनाम लंदन लाथम एंड डावर रेलवे। तो ये केस है मोवियारिटी बनाम डावर रेलवे का। ये तो इसमें क्या होता है, वादी ने रेलवे कंपनी पर
व्यक्तिगत क्षति के लिए नुकसानी प्राप्त करने के लिए सूट फाइल किया। इसने रेलवे कंपनी पर सूट फाइल किया फॉर द डैमेज इसने सूट फाइल किया। तो ये नुकसानी का सूट फाइल किया। तो इस केस में इस बात का साक्ष्य रेलिवेंट माना गया कि वह व्यक्ति कई व्यक्तियों से मिला था जो दुर्घटना के समय उपस्थित नहीं थे और उन्हें गवाही देने के लिए फुसलाने का प्रयत्न किया था। तो न्यायालय ने इसे आचरण द्वारा स्वीकृति माना। तो कोई व्यक्ति जो ऐसा केस फाइल करता है या सूट फाइल करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं एज एडवोकेट। तो आपका अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कोई झूठा केस फाइल कर रहा है, तो इस केस का आप हवाला देके उसको आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करता है या कोई सूट फाइल करता है और वो उसके लिए लोगों को फुसलाता है कि झूठी गवाही दो, मेरे समर्थन में झूठी गवाही दो, और लोगों से बातें करता है जो कि उस घटना स्थल पर थे ही नहीं, तो ये उसका कंडक्ट बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उसका ये अपराध कि उसने झूठा केस फाइल किया है, ये उसके संबंध में इट इज़ रेलिवेंट फैक्ट। तो ये आचरण द्वारा स्वीकृति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं एडमिशन बाय बीइंग साइलेंट, मौन द्वारा स्वीकृति। तो मौन द्वारा बीइंग साइलेंट होकर भी स्वीकृति की जा सकती है। इसके संबंध में सेक्शन 8 का जो इलस्ट्रेशन 6 है वो बताता है। तो उसमें जो इलस्ट्रेशन है वो इसी के बारे में है, एडमिशन बाय बीइंग साइलेंट। तो एक इसमें बताया गया है कि एक सूट फाइल किया बी व्यक्ति ने ए के अगेंस्ट कि इसने मुझसे ऋण लिया था और ऋण का पैसा अभी तक इसने मुझे लौटाया नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में ये फैक्ट एंड इशू है, दोनों के बीच में ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है कि जो ए व्यक्ति है वो बी का देनदार है या नहीं। तो यहाँ पर इस तथ्य को इसको अनुमान इंगित करने वाले, इस तथ्य के अनुमान इंगित करने वाले कि ए व्यक्ति बी का देनदार है या नहीं, बी को उसे ए व्यक्ति को बी को 10,000 रुपये देने हैं या नहीं। तो इस तथ्य को जो ये फैक्ट एंड इशू है, इसकी ओर अनुमान इंगित करने वाले तथ्य रेलिवेंट होंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है, ए व्यक्ति, कि उसने बी का रुपया अभी तक नहीं लौटाया है, उधार रुपया अभी तक नहीं लौटाया है, तो वो ए व्यक्ति किसी और व्यक्ति से भी रुपये उधार मांगने जाता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो कहता है तो जब उससे उधार रुपये मांगने जाता है एक व्यक्ति से, तो घा कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम का पर भरोसा मत करो, क्योंकि खा के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है। जो का व्यक्ति है उसने खा से 10,000 रुपये लिए और 10,000 रुपये का वो देनदार है, 10,000 रुपये उसे का को देने हैं। तो क्या करता है, वो एकदम साइलेंट हो जाता है उस बात को सुनते ही, अपने बारे में एकदम बात को सुनते ही कि मेरे बारे में बात की गई, एकदम शांत होकर वहाँ से चला जाता है, खिसक लेता है। तो ये क्या है, साइलेंटली एक स्वीकृति बन गई कि उसने ये मान लिया कि मैंने डेब्ट को बोरो किया है, मैंने ऋण लिया है और ऋण को अभी तक नहीं लौटाया है और मैं भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हूँ। ये उसकी खुद की स्वीकृति हो गई, क्योंकि यदि उसने ऋण नहीं लिया होता खा व्यक्ति से, तो वो उसका उत्तर देता, एकदम साइलेंटली थोड़ी ना निकल जाता। उसका चोर की दाढ़ी में तिनका, उसी के संबंध ये इलस्ट्रेशन है कि वो एकदम चुपचाप निकल गया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका ये एक स्वीकृति बाय बीइंग कंडक्ट उसका एक एग्जाम्पल है।